तो क्या ये मार्केट चल पाएगा, देखते हैं इस एपिसोड में। टन टन टन। एक बार ओके बच्चों, तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लिया है, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, ठीक है। एक और थ्योरम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल में क्या था, देखो हम लोग को अगर सेंटर पॉइंट से जो जाने वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ है ना, सॉरी आई सी नाम था ना इसका सेंटर से, तो अगर मुझे आई सी पता है तो किसी भी साइड का मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता था आई ओ पॉइंट ओ का। मतलब एक एग्जांपल ले लो, कोई कंपनी जहाँ पे कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है जो यहाँ से घूम रहा था, सॉरी अब मुझे क्या करना है, उसको इस पॉइंट से घुमाना है, तो मुझे यहाँ पे भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए ना। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको ये बेनिफिट देता था कि इसमें हम क्या कर सकते थे, ऐसे निकाल देते आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। याद आ रहा है बच्चों, जहाँ पे एम क्या था, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एच क्या था, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, आई ओ क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ, आई सी क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी। मतलब आपको एक पता था, दूसरा आराम से कैलकुलेट कर लेते। ये क्या था बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। लेकिन ना एक प्रॉब्लम है, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम था ना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना ये सिर्फ लेमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। नाउ व्हाट इज मीन बाय लेमिनार ऑब्जेक्ट्स, लेमिनार सोचो क्या लगता है लेमिनार, लेमिनेशन तुमको पता होगा, लेमिनेशन व्हाट इज लेमिनेशन, ट्रांसपेरेंट होता है, पतला सा होता है, शीट जैसा होता है, मतलब कोई चीज है उसको एकदम शीट जैसा आपको कड़क करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनेशन। आप लोग करा दो रिसर्च वगैरह, वैसे तो आजकल नहीं कराते लोग लेमिनेशन वगैरह, हम लोग के टाइम में ये होता था रिजल्ट आए पहले लेमिनेशन करो, हॉल टिकट आए पहले लेमिनेशन करो, करा है हाँ हम भी कराते थे, ठीक है सबका अपना अपना, नहीं कराते ना, वैल्यू नहीं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उनको वैल्यू नहीं देता, जिसके कम मार्क्स आते हैं वो लोग संभाल के रखते हैं ऐसा। वैसे वाटर प्रूफ आता है, उसके बाद तुम लोग के ऊपर रिजल्ट को प्लास्टिक कोटिंग किया था, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ओपन था जहाँ साइन वगैरह करना होता है, बाकी पूरा कोटेड होता है प्लास्टिक रिजल्ट, है ना। पर तुम लोग के टाइम में बहुत पतला हो गया, हमारे टाइम इतना मोटा रिजल्ट आता था, फेंक के मारो तो गर्दन कट जाती है, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें हम लोग लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन मतलब क्या, देखो जो पतला सा होता है एकदम पतला सा, तो लेमिनार मतलब ये देखो ये बोर्ड है ना, इसको मैं लेमिनार सरफेस बोल सकता हूँ, लेकिन ये दीवार को मैं लेमिनार सरफेस नहीं बोल सकता, ये 3D है, समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, लेमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए। देखो ये 2D ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड, ये लेमिनार ऑब्जेक्ट है क्या, ये 3D है, हाँ ये जो उड़ा ना अभी अचानक ये लेमिनार है, समझ में आ रहा है, ये लेमिनार, तेरी गाड़ी है ना ये ठीक है। तो बच्चे ऐसा एज्यूम करते हैं मेरे पास कोई एक लेमिनार ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें 3 एक्सिस होंगे, 3 एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए हम लोग तीनों एक्सिस की बात करने वाले हैं। ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, है ना, समझो ये हो गया वाई एक्सिस, और यहां से जो एकदम स्ट्रेट जा रहा है ये हो गया बच्चों जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वाई तो ऐसा होता है ना, जब हम लोग 2D बनाते ना बच्चों तब हम लोग एक्स और वाई ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब हम 3D बनाते तो एक्स से हो गया, वाई ये हो गया, और जेड को हम ऊपर लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन खासियत क्या, देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और देखो ये भी परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन आपको एक्चुअली में क्या ध्यान रखना पता है क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस वो इस लेमिनार को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए ये बुक है आपके पास, किसका बुक है, 10th स्टैंडर्ड का, ओके। देखो ये लेमिनार सरफेस है, बराबर है, तो यहाँ पे मेरा होगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे मेरा होगा वाई एक्सिस, लेकिन जो जेड एक्सिस होगा वो क्या होगा, ऐसा परपेंडिकुलर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, समझा, जेड एक्सिस मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब माय 2 एक्सिस विल बी ऑन द लेमिनार, मेरा जो 2 एक्सिस हो लेमिनार के ऊपर होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन जो जेड एक्सिस होगा लेमिनार को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तब एक फॉर्मूला हमको मिलेगा बच्चों, और फॉर्मूला क्या है, IZ is equal to IX plus IY, and this formula is called as what, perpendicular axis theorem। क्या फॉर्मूला मिलेगा हमको, IZ is equal to IX plus IY। now what is IZ, सोच के बताओ IZ क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट Z या फिर ऑन Z एक्सिस, फिर IX मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन X एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन Y एक्सिस। तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मीनिंग बताना या डेफिनेशन बताना, स्टेटमेंट बताना, तो बताओ क्या बताओगे, आपके पास फॉर्मूला है ना, अब इसको अपने शब्दों में बयां करो, फ्रेम द वर्ड्स, हो जाएगा। चलो क्या लगता है, व्हाट इज दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। ये एक बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट हो, आप थोड़ा टेक्निकल जाते हैं। मैंने क्या बोला, ये दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए बच्चों, अलोंग द लेमिनार होना चाहिए, अलोंग द प्लेन, और ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में, तो आप थोड़ा बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं हम लोग,
moment of inertia along z axis which is perpendicular to the plane is equal to the sum of moment of inertia along x axis and moment of inertia along y axis which are on the plane. सिंपल, समझ में आया तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा. तो डेफिनेशन मीनिंग समझा कैसे लिखना है. अब सवाल ये उठता है इसको प्रूव कैसे करेंगे. ये चीज को हमको प्रूव करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे बताओ. अच्छा, इसके लिए ना ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था ना शायद. अगर एक पॉइंट है और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट मास के लिए, तो कैसे किए थे याद है. उसके डिस्टेंस को हमने क्या लिया था r, मास को क्या लिया था dm. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आया था याद है किसी को. हाँ वेरी गुड, dm r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. आई का आंसर क्या आया था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. याद है ना, पॉइंट मास के लिए हमने किया था. अगर ये चीज आएगी तो ये भी आ जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है. समझ रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके चलो चलो इसको प्रूव करते हैं. ये याद है ना सबको, फर्स्ट लेक्चर देखो, अगर नहीं याद है तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में किया था हमने इसको. पॉइंट मास का जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तब. देखो हम लोग इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं और मैं इसको ले रहा हूँ जेड एक्सिस. और ये सब कहाँ पे बच्चों, एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है, ऐसे लेते हैं ऐसे ऐसे. अरे वो थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है, वो थोड़ा ऐसा. ठीक है चलो ओके. अच्छा बच्चों समझो, हमारा पॉइंट इधर है. हाँ हमारा पॉइंट इधर है, या इधर ले लेता. चलो तो मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, सोच के बताओ. एक ट्रिक देता हूँ इसके, ये क्वेश्चन से पहले ये देखो. बताओ मुझे ये डिस्टेंस कितना, अगर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है. अच्छा यहाँ पे वैल्यूज भी प्लॉट कर देता हूँ आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए. 10 20 30 40, 10 20 30 40, या इसको कम करोगे नहीं तो 40 40 दोनों तरफ बोलेंगे. अगर ये आंसर दे दोगे ना तो उधर भी आंसर समझ में आ जाएगा. ओके अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है, एक्स से ये पॉइंट कितना दूर है. अच्छा ये थोड़ा लेवल नहीं आ रहा है अब, ठीक है. बताओ ये जो पॉइंट है ना, समझो ए पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है. 40, वेरी गुड करेक्ट है, 40 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट दूर. अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, 30. सिंपल है, देखो ये कितना है 30. तो मेरे कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखो, जब मैं एक्स एक्सिस से कितना दूर है पूछ रहा हूँ, मतलब मैं वाई का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ. और देखो जब मैं पूछ रहा हूँ कि वो एक्स वाई एक्सिस से कितना दूर है, मतलब देखो वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, तो मैं एक्स का डिस्टेंस निकाल. देखो ना, जितना ये होगा उतना ये होगा, समझ में आ रहा है, और जितना ये होगा उतना ये होगा. तो जब मैंने पूछा ये पॉइंट एक्स से कितना दूर है, एक्स से, तो देखो आपने वाई का वैल्यू बताया, ये 40 था, ये भी 40 बताया. और जब मैंने पूछा ये पॉइंट बच्चों वाई से कितना दूर है, तो आपने क्या किया, नीचे आके देखा एक्स में जितना वैल्यू है वो वैल्यू इतना दूर है, 30 दूर है. अब यही सेम लॉजिक यहाँ लगाना है. देखो मैं पूछ रहा ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स से कितना दूर है, बताओ कितना दूर है. ये कितना दूर है, जितना ये होगा ना, जितना ये हाइट होगा, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, वाई, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस, समझ रहे हैं. तो ये बताओ ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एक्स. वेरी गुड. और इसको हम लोग नाम दे रहे हैं आर. जेड एक्सिस से कितना दूर है, वो आर दूर है. दिया नहीं समझा. देखो ये जो पॉइंट है ना बेटा, समझो यहाँ पे हमारा पॉइंट मास है dn, ठीक है. तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस है कितना दूर है बेटा, देखो जितना वाई है उतना ही है. तो ये वाई एक्सिस है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिया है, वाई. समझ रहे हो. फिर मैं पूछ रहा हूँ ये जो पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई एक्सिस से. देखो कितना दूर है वाई एक्सिस से, जितना एक्स है. तो देखो कितना दूर है, एक्स दूर है. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स. और जेड से वो कितना दूर है, आर. क्या नाम दिया उसको, आर. समझ में आया अभी कुछ, पक्का 100%. ओके अभी फिर से यहाँ पे आओ बच्चों, वो सिंगल पॉइंट वाला, इसका इंटीग्रेशन निकाला था तो क्या आया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला आपने, बताओ. इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, यही निकाला ना, पक्का. तो अभी यहाँ पे बताओ, अब इस पॉइंट का मुझे निकालना है विद कंपेयर टू एक्स एक्सिस. ध्यान से देख लो, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ, मतलब आई एक्स का आंसर चाहिए मुझे. आई एक्स का आंसर इस पॉइंट का इस एक्सिस के साथ अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा आंसर, बताओ. देखो ना कितना डिस्टेंस है, वाई है ना, कितना डिस्टेंस है, वाई, और डीएम क्या है, उसका मार्क्स है, तो क्या आएगा, डीएम वाई स्क्वायर. आई वाई निकालना है तो क्या आएगा, बताओ. वाई एक्सिस से कितना दूर है, देखो वाई एक्सिस से कितना दूर है, वेरी गुड, डीएम एक्स स्क्वायर. जेड के लिए क्या आएगा, वेरी गुड, डीएम आर स्क्वायर. यहां तक समझा, सिंपल है, इसीलिए ये आना जरूरी है. ये समझा तो ये बहुत इजी. देखो डीएम मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का मास, और आर मतलब क्या, डिस्टेंस. एक्स एक्सिस से जब निकाला तो डिस्टेंस कितना है, वाई, तो आ गया वाई स्क्वायर. वाई एक्सिस के लिए निकाला तो डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो आ गया एक्स स्क्वायर. और देखो जेड के लिए डिस्टेंस कितना है, आर, तो आ गया आर स्क्वायर. सिंपल, समझ में आया. अच्छा अब देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है जो यहाँ पे बना है, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है,
राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम नाम दे देते सपोज ए बी सी, लगाओ ट्रायंगल में ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम, बताओ क्या आएगा, बोलो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर है। अच्छा AB स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर, बराबर। अच्छा अभी एक चीज यहाँ पे देखना, मेरे को क्या चाहिए था, देखो ये चाहिए ना मुझे, तो ये चीज मुझे चाहिए, यहाँ से करके लिंक करके ला सकते हो, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास क्या आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, मुझे आई एक्स चाहिए, आई वाई चाहिए, आई जेड चाहिए, और मेरे पास क्या है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो डीएम नहीं है और इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे और डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और क्या करेंगे बच्चों, डीएम से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन एंड डीएम से मल्टीप्लाई, बताओ क्या हो गया, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, देखो आई जेड आ गया, आई जेड इज इक्वल टू इसके जगह पे क्या आएगा, आई वाई प्लस आई एक्स, तो आपको आंसर मिल गया, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, सिंपल। हाँ पैरेलल वाले से ज्यादा इजी है, लेकिन इसमें ट्रिक क्या ध्यान रखना है आपको, ये ट्रायंगल बनाते आना चाहिए, ये डिफरेंस निकालते आना चाहिए, और ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट मेरे ख्याल से पैरेलल वाले में भी मालूम होना चाहिए, समझा, तो ये बहुत चिंतित है, और सॉरी, और इसको याद रखना भी बहुत आसान है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई, सिंपल है ना एकदम, समझ में आया पक्का, ठीक है, चलो बिना देख के लिखो जल्दी से, सुनो ना, एक और तरीका है, देखो ये तो आपको समझा ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किए, किससे मल्टीप्लाई किया हमने इधर, इंटीग्रेशन से और डीएम से, नहीं तो एक और तरीका, देखो ये स्टेप आपको दिख रहा है आई जेड का जो हमने निकाला था, ध्यान से देखना, देखो आई जेड का आंसर क्या लिखा है बच्चों, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, लेकिन ध्यान से देखो डीएम को छोड़ो, ऐसे आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो आर स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम था, ये देखो आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा बताओ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम क्या है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर डीएम क्या है, इंटीग्रेशन आई एक्स नहीं आई वाई है, आई वाई प्लस और ये क्या है आई एक्स, तो भी आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये दोनों तरीका है, आपको जो इजी लगे, समझा कि नहीं, बेस्ट है ना, जो भी इजी लगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू डाला और यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन बना के उसको मल्टीप्लाई किया, किससे, इंटीग्रेशन से और डीएम से, समझ में आया, जो भी इजी लगे उससे करो, लेकिन करो। बच्चों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रोलिंग मोशन। रोलिंग मतलब कभी सुने ऐसा वर्ड, रोलिंग क्या होता है, रोलिंग मतलब, दिया बोल रहे क्या होता है रोलिंग, देखो ये रोलिंग है क्या, ये कौन सा मोशन है, ये रोलिंग है क्या, नहीं, अच्छा ये रोलिंग है क्या, नहीं, तो ये क्या है, हाँ क्या पकड़ा एक नंबर, ये जो हो रहा है ना ये रोटेशनल मोशन, और ये जो हो रहा है ये लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, वेरी गुड, तो रोलिंग का है इसमें, क्या बात है, वेरी गुड, मतलब जब ट्रांसलेटरी मोशन यानी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों साथ में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। कैसे नहीं, कैसे होगा बोलते हैं दोनों साथ में, गाड़ी जब स्लोप से उतरती तो क्या होता है, रोलिंग ही होता है ना, गाड़ी आगे भी जा रही है और टायर घूम भी रहा है, कुछ समझ आ रहा है मैं क्या हो रहा है, देखो ये स्लोप है सपोज, अभी ये बॉटल छोड़ा देखो, हाँ लेकिन सीधे रोड पे मेरे को ढकेलना पड़ेगा ना, हो रहा है यहाँ पे भी होएगा भाई, होगा, अरे मेरे को इसको ढकेलना पड़ेगा भाई, मेरे यार गाड़ी में तो गिर लेता है यार, कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है समझ क्या हुआ, इसलिए इसको अच्छे जगह लेके नहीं जाएगा, ठीक है ओके, सुनो मैं क्या हो रहा है, तो रोलिंग मतलब समझा, रोलिंग मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इसको बहुत सिंपल मैथ्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल, लीनियर मोशन मत बोलो, हाँ चलो लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, अगर दोनों मोशन हो रहा है, देखो ये आगे भी जाना चाहिए और साथ में घूमना भी चाहिए, जैसे कोई पत्थर वो मूवीज में दिखाते हैं, छोटा सा बर्फ का टुकड़ा या कार्टून में, वो जोड़ते 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 बड़ा हो जाता है, पहाड़ हो जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है ना, तो अब इसका फॉर्मूला देखो, बहुत अच्छा फॉर्मूला, वो डिराइव करना आपकी बुक में, चलिए तो देखो बच्चों ये मुझे प्रूव करना ठीक है, मेरी मुझे रोस्ट करने के लिए एक लेक्चर अलग से रखेंगे हम, तो चलिए यहाँ पे तो मुझे ये फॉर्मूला लेके आना है बच्चा, किसके लिए लाना है फॉर्मूला, रोलिंग मोशन के लिए, सर मैं अच्छा देखो इसमें क्या क्या है, m मतलब क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, b मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी, k मतलब क्या बच्चों, वेरी गुड, रेडियस ऑफ गायरेशन, याद आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाले थे, याद है, I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर था, तो इसको हमने कैसे लिखा, I इज इक्वल टू m k स्क्वायर, तो k का वैल्यू क्या आएगा बताओ, I अपॉन m इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट I अपॉन m, याद आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास है ना,
तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका पूरा मास सिचुएटेड है, उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। याद है ना, सिंपल है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें आर क्या है बच्चों, आर अभी देखो ये एक ऑब्जेक्ट को मैं स्लोप पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो इसका रेडियस है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर। अब जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे लुढ़कता हुआ नीचे आएगा तो कौन कौन सा मोशन करेगा, लीनियर मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा। लीनियर मोशन में काइनेटिक, इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, बरोबर है। मोशन करा मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज हाइट पे गई तो उसके ऊपर कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कोई चीज मोशन करे तो उसमें कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये मोशन करते आ रहा है तो इसमें जो लीनियर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी का उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसी को रोटेशनल मोशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, याद है ना, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, जो काम यहाँ पे मास करता है वो यहाँ पे कौन करता है, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड, आई वो बराबर थी अंदर रिटर्न। और यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा। कितना इजी है ना। देखो ये आपने मुझे बताया कि लीनियर मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, और जब मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का ये मैंने बताया, तो ये भी आपने बताया, ठीक है। अब इसमें क्या करो ना बच्चों, आई का और ओमेगा का वैल्यू डाल दो। आई का वैल्यू क्या डालेंगे, देखो ये आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम के स्क्वायर। आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर, और ओमेगा को वी में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे वी है। याद करो ओमेगा और वी में एक रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तू जैसे डब्ल्यू बोला ना मुझे 20 करोड़ याद आ गए। तुम लोग मुझे बताना 20 करोड़ और डब्ल्यू का क्या रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा का आंसर क्या आया बच्चों, वी अपॉन आर। ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे डालेंगे, देखो ये आंसर अपने आप आ जाएगा। जितना डिफिकल्ट दिख रहा है ना उतना ही इजी है डेरिवेशन। तो देखो क्या मिलेगा हमको, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे ही रखा है, प्लस हाफ ऐसे रखा, आई के जगह पे क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर, और ओमेगा के जगह पे क्या लिखेंगे, वी अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, ये क्या आएगा बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। अच्छा देखो अब दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, वेरी गुड, हाफ और एम बस, वेरी गुड। देखो हाफ हाफ कॉमन है, एम एम कॉमन है, वी स्क्वायर पूरा पूरा बाहर आ गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड क्या बचा बच्चों, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिखना है, 1। ऐसा होता है बच्चे कभी कभी ऐसा करते, देखो इसमें ए बाहर निकालेंगे, बोलेंगे 0 प्लस बी, नहीं तो सिर्फ बी। ये सही है क्या, नहीं सही। अच्छा आपको चेक करना है सही है कि नहीं सही, तो इसको ऐसे ही करके देखो, वापस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए ना। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी, या 0 लिख दिया बाय मिस्टेक। अब देखो 0 इंटू ए 0 प्लस 0 इंटू बी ए बी, देखो आया सेम। इससे पता चलता है कि ये गलत है। तो यहाँ पे जब सब कुछ कॉमन निकल जाता है तो क्या लिखना चाहिए, 1। अब देखो मल्टीप्लाई करके ए 1 सा ए इंटू बी ए बी, देखो आया ना, समझा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे पूरा कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस हाफ गया, एम गया, वी स्क्वायर गया, क्या बचा है बच्चों, ऊपर बचा है के स्क्वायर, नीचे क्या बचा है, आ गया रोलिंग मोशन का आंसर। देखो कितना मस्त है, लग रहा था डिफिकल्ट है पर है नहीं ना। तो ट्रिक क्या है आपको ध्यान में रखना, रोलिंग मोशन कब होता है, जब उसमें लीनियर मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी, सिंपल, समझ में। चलिए लिखिए, फिर हम लोग इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिराइव करके आज एंड करेंगे। ओके बच्चों देखो अभी हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है रोल होते हुए ऐसे नीचे आ रहा है बेटा, तो इसके हमको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, वेलोसिटी। और देखो ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, क्या है फॉर्मूला, v = √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। देख के मैं थोड़ा भयंकर लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो डिराइव करते होते, अब लग रहा है, अब लग रहा है। नहीं नहीं इजी है, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टेक्निक यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी अगर कहीं पे कम हो रहा है तो दूसरी जगह ज्यादा होगा ताकि वो बैलेंस बना रहे। टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मुझे एक बात बता, जब ये चीज ऊपर है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बोलो, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, 0। वेरी गुड। क्यों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, वी 0 तो पूरा 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी का कुछ लेना देना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास है यस, एक्सेलरेशन है यस, हाइट है यस। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ना बच्चों वो मिनिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, मैक्सिमम। अब जब ये रोल होके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, इस समय वेलोसिटी क्या होगा, एकदम मैक्सिमम होगा। जब वो रोल होके यहाँ पे आएगा, हमने 10th में पढ़ा था ग्रेविटेशन में, सबसे ज्यादा स्पीड कब होती है, क्लोज टू द अर्थ। ऑन द अर्थ नहीं बोल रहा, जब ऑब्जेक्ट गिरते हुए आता है तो क्लोज टू द अर्थ उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो दोनों कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। ये जितना कम होगा ये उतना बढ़ेगा। तो यही टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे। पहले बताओ पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लिखोगे, mgh। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखोगे, अभी निकाला था ना वो डेरिवेशन, क्या है उसका आंसर, हाफ, एक बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कैपिटल ले लो, ठीक है। ये अब भी डिराइव किया हमने, बराबर है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी किसके इक्वल है,
पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों, जितना काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, सॉरी जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, दोनों क्या है, बैलेंस है। तो अभी मुझे कैसे मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या लिखूंगा, mgh, काइनेटिक एनर्जी पे क्या लिखूंगा, इक्वल टू हाफ mv² 1 प्लस k² अपॉन r², बरोबर है। अच्छा देखो मुझे निकालना क्या है, बताओ मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो v को एक तरफ रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, बात खत्म। पहले क्या क्या कट हो गया, देखो हाफ हाफ कट नहीं हो रहा, mm कट हो गया, बरोबर है। अभी v का वैल्यू चाहिए तो सब उधर लेके जाना, देखो 2 यहाँ डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा 2gh, और ये पूरा ब्रैकेट v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरा का पूरा जाके डिवाइड हो जाएगा। अनिकेत बगवाड़ा, देखो ये पूरा v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा ही जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगले ये क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा 1 प्लस k² अपॉन r², ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचा बच्चों, v², लेकिन हमको v² नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए v, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बताओ क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r², सिंपल, कितना इजी था। तो देखने में भयंकर लग रहा था लेकिन कुछ भी नहीं था। ट्रिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ध्यान में रखना, बस बात खत्म। चलिए फट से लिखिए, लास्ट में एक्सेलरेशन निकालते खत्म करते हैं।